तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आप किसानों का अपना लाइव फोन इन कार्यक्रम, जहां खेती किसानी और ग्रामीण विकास से जुड़े हुए अलग अलग विषय हम लेकर आते हैं और उनसे जुड़े हुए विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं, जो कि उन विषयों के बारे में विस्तार से जानकारी देते ही हैं, साथ ही साथ आपके जो सवाल हम तक पहुँचते हैं उनका भी वो जवाब देते हैं, वो भी लाइव, यानी आपको तुरंत अपने सवालों का जवाब मिलेगा। इसके लिए हमारे 2 टोल फ्री नंबर हैं जिनके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं आज का विषय क्या है। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज के विषय पर। आज का हमारा विषय है शरदकालीन फूलों की खेती। इसके अलावा आज हम बात करेंगे रबी दलहनी फसलों की उन्नत खेती के बारे में। तो दोनों महत्वपूर्ण समय और दोनों ही फसलों के लिए ये उचित समय चल रहा है, तो ऐसे में हमारे किसान किन बातों का ध्यान रखें, तमाम बातें आज हम कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे टोल फ्री नंबर नोट कर लें जिनके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 2 नंबर है 1800113060, दूसरा नंबर है 1800113061। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो फिर सोचना क्या है, फ़ोन उठाएं और हमारा नंबर लगाएं और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। तो आज के जो विषय हैं इनके बारे में एक बार फिर से आपको बता दें। आज हम बात करने वाले हैं शरदकालीन फूलों की खेती के बारे में और साथ ही रबी दलहनी फसलों की उन्नत खेती हमारे किसान कैसे कर सकते हैं। अगर फूलों की खेती की बात करें तो ये व्यावसायिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे किसानों को इनसे अच्छा लाभ होता है क्योंकि नगदी फसलें होती हैं। और साथ ही रबी दलहनी फसलों के ऊपर अगर हम विशेष फोकस करें तो ये हमारे पोषण सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो आइए इनके बारे में और विस्तार से हम चर्चा करें और बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे 2 मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा दें। हमारे साथ डॉक्टर बबीता सिंह है, बहुत बहुत स्वागत है बबीता जी आपका। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, पुष्प विज्ञान संभाग IARI पूसा नई दिल्ली में, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और हमारे दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर SK सिंह, आप निदेशक हैं कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में। डॉक्टर सिंह आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर सिंह हमें बताएंगे रबी दलहनी फसलों के बारे में और साथ ही हम बबीता जी से समझने की कोशिश करेंगे शरदकालीन फूलों के बारे में। तो दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं। आप अपने सवालों के साथ तैयार रहें और हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक हमें कॉल करेंगे और अपने सवाल हम तक पहुंचाएंगे। तो डॉक्टर बबीता आपसे मैं समझना चाहूँगी, जैसे मैंने कहा कि फूलों की खेती आज के समय में लगातार इसका प्रचलन बढ़ रहा है और किसान भी ऐसी फसलों की तरफ रुख कर रहे हैं जिससे उनको अच्छा पैसा प्राप्त हो सके। और वैसे भी अगर हम फूलों की खेती की बात करें तो ये नकदी फसलें होती हैं। किस तरह का आप बदलाव देख रहे हैं बाजार में और इसकी खेती को लेकर किस तरह के बदलाव बीते एक दशक में देख रही हैं आप? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन जैसे जैसे आजकल फूलों की खेती, आपने बोला कि फूलों की खेती जो है उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। हमारे जो किसान हैं वो अपनी परंपरागत फसलों को छोड़ करके फूलों की खेती की ओर ज़्यादा उनका जो रुझान है वो देखने को मिल रहा है। उसका कारण ये है कि उनको कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है और उसमें कई तरीके के वो उत्पाद भी बना करके उससे जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उनका भी वो व्यापार जो है, बिजनेस व्यवसाय भी वो उसके साथ साथ कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फूलों की खेती जो है आजकल के वर्तमान समय में किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। और जी, तो लाभकारी साबित हो रही है फूलों की खेती। और जैसा कि बबीता जी ने खुद कहा कि जो पारंपरिक खेती हमारे किसान कर रहे थे, यानी धान, गेहूं, चना, इसको उगाने के अलावा अब वो फूलों की खेती में भी रुझान दिखा रहे हैं। वो ज़माना गया जब घर के प्रांगण में आप कुछ फूल उगा लेते थे कि ठीक है रोज़ पूजा करने में काम आएंगे, सिर्फ वहीं तक अब सीमित नहीं है। फूलों की बाकायदा अब खेती होने लगी है पूरी योजना के साथ, पूरी जो वैज्ञानिक विधि है उसके साथ। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट।
फूल हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। ये रंग बिरंगे खुशबूदार फूल न सिर्फ हमारे आसपास की सुंदरता को बढ़ाते हैं, बल्कि इनकी खेती किसानों के जीवन में भी खुशियों के रंग भरने का दम रखती है। अगर किसान वैज्ञानिक तरीके से फूलों की खेती करें तो निश्चित तौर पर अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। फूलों की खेती मुख्य रूप से हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा, मिजोरम, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में होती रही है, लेकिन तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में भी फूलों की खेती में किसान अच्छा कर रहे हैं। सर्दी के मौसम को फूलों की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय किसान कई तरह के फूल लगा सकते हैं। सर्दियों के मौसम में जो फूल होते हैं उनमें डहेलिया, गजेनिया, पेटूनिया, आइस फ्लावर, बेगोनिया, टोरेनिया आदि शामिल हैं। वहीं जिन किसानों ने फूलों की खेती कर रखी है वह गुलाब के पौधे की कटाई छटाई के बाद कटे हिस्सों पर डाइथेनएम 45 का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। ग्लेडियोलस के कंदों को 2 ग्राम बाविस्टीन साथ ही 1 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 10 से 15 मिनट तक डुबाकर उपचारित करें। इसके बाद रोपाई के समय कंद से कंद की दूरी 25 सेंटीमीटर और पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। रोपाई 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में करें। आकर्षक रंग के फूल लेने के लिए ग्लेडियोलस के खेतों में प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र की दर से 5 किलो कंपोस्ट, 30 ग्राम नाइट्रोजन, 30 ग्राम फास्फोरस और 20 ग्राम पोटाश का उपयोग करें। गुलदाउदी पर जल्दी आई कलियों को तोड़ दें, जिसके बाद वाले फूल बड़े आकार के हों। इस तरह सही समय पर शरदकालीन फूलों की खेती और देखभाल फायदे का सौदा बन सकती है। तो बिल्कुल अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि शरदकालीन फूलों की खेती में अगर हमारे किसान पूरी सूझबूझ दिखाएं और वैज्ञानिक तरीके से इस खेती को करें तो फायदे का सौदा ये साबित हो सकती है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज के हमारे दूसरे विषय के बारे में, जो कि हम बात करें रबी दलहनी फसलों की खेती के बारे में। तो डॉक्टर सिंह, मैं आपसे जानना चाहूँगी, रबी दलहनी फसलों की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि सरकार भी इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठा रही है कि किसान इसकी तरफ अपना रुझान दिखाएं, रकबा बढ़े और हमारे पोषण सुरक्षा के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन किसानों की आय की दृष्टि से और खेती में और बेहतर कर सके उसके मद्देनजर रबी दलहनों की क्या उपयोगिता है? देखिए, रबी दलहनी फसलों की बहुत बड़ी उपयोगिता है, क्योंकि मुख्य रूप से चना जो है हमारी रबी दलहनी फसलों में सबसे बड़ा स्थान रखता है। अगर हम पूरे देश का रकबा दलहनी फसलों का देखते हैं, करीब 26-27 मिलियन हेक्टेयर के करीब रहता है, वो रबी और खरीफ दोनों का। उसमें आप बताना चाहूँगा कि लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर एरिया केवल चने के अंतर्गत आता है। दूसरा जो प्रमुख फसल है मसूर है, उसका भी लगभग 16-17 लाख हेक्टेयर एरिया पूरे देश में है। और तीसरी जो है मटर है, जो कि सफ़ेद छोले वाली होती है, उसका भी करीब 10 लाख हेक्टेयर एरिया हमारे देश में रबी मौसम इस समय चल रहा है। विशेष करके 15 अक्टूबर के बाद सभी रबी दलहनी फसलों के बोने की हम लोग अनुशंसा करते हैं। तो उसी कड़ी में जो चना है, सबको पता है कि चने के बहुत ही उपयोग हैं और विशेष करके जो दलहनी फसलें हैं वो ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है उसको बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो वायुमंडल में 79% जो नाइट्रोजन उड़ रहा है, उस नाइट्रोजन का यौगिकीकरण ज़मीन में दलहनी फसलों के जो जड़ों में जो नोड्यूल्स होते हैं उन्हीं को भी प्रकृति ने ये बनाया है कि ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति वो भी अच्छी रहेगी। साथ ही साथ जितनी भी दलहनी फसलें चना, मटर, मसूर, इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। और प्रोटीन जो है हमारे पोषण के लिए, हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़ाने के लिए प्रोटीन का होना, चाहे मानव स्वास्थ्य के लिए, काम के लिए बहुत ही ज़रूरी हो। तो आज पूरे देश क्या दुनिया में जो है पोषण सुरक्षा पर बहुत बड़ा महत्व दिया जा रहा है। हमारे यहाँ उसकी अलग से मिनिस्ट्री बन गई है। तो पोषण सुरक्षा में विशेष करके जो दलहनी फसलें हैं और एक ये सबके मतलब सभी लोग इसको आसानी से पैदा भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं। और सरकार, जैसा कि आपने बताया, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है हर साल इसका इतना, अभी चने का जो है 5,230 रुपया हो गया है। बिल्कुल, चने में भी बहुत अच्छा MSP इस बार किया गया, बढ़ोतरी की गई है। और इसलिए ताकि हमारे किसान जो हैं इसकी खेती के लिए प्रेरित हो, ज़्यादा
रकबे में इसकी खेती करें। और साथ ही जैसा कि हमें सिंह साहब बता रहे हैं कि पोषण सुरक्षा में यानी हमें अच्छा पोषण मिल सके, इसके लिए दलहनी फसलों की उपयोगिता बहुत अधिक है। और साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहे, उसमें भी वृद्धि रहे, उसमें भी दलहनी फसलें बहुत ख़ास हैं। और इसीलिए किसानों को कहा भी जाता है कि क्रॉप रोटेशन को भी अपनाएं और उसमें दलहनी फसलों को ज़रूर लें। चलिए इससे जुड़ी आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। रबी दलहनी फसलों में आप चना और मसूर की उन्नत खेती कर सकते हैं। चना एक शुष्क और ठंडी जलवायु की फसल है और इसे रबी मौसम में उगाया जाता है। चने की खेती के लिए मध्यम वर्षा और सर्दी वाले क्षेत्र सबसे सही रहते हैं। इसकी खेती के लिए 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उचित माना जाता है। फसल में दाना बनते समय 30 डिग्री सेल्सियस से कम या 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान नुकसानदायक रहता है। चने की खेती कई तरह की मिट्टी में जैसे बलुई, दोमट से चिकनी या गहरी दोमट मिट्टी में की जा सकती है। उचित जल निकास और मध्यम उर्वरता वाली मिट्टी जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 हो, चने की अच्छी फसल के लिए सही रहती है। एक गहरी जुताई के बाद बुआई के लिए खेत को तैयार करें। चने की खेती के लिए मिट्टी का बारीक होना जरूरी नहीं है, बल्कि ढेलेदार खेत को ही इसकी अच्छी फसल के लिए सही माना जाता है। उर्वरकों का उपयोग मिट्टी की जांच के आधार पर ही करें। चने की अच्छी फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 20 किलो नाइट्रोजन और 50 किलो फास्फोरस का उपयोग बुआई के समय करें। चने की बुआई पंक्तियों में करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बीज जमीन में लगभग 10 सेंटीमीटर गहराई में डालें। बीज की गहराई कम करने से उगता रोग अधिक लगता है। पछेती बुआई में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 22.5 सेंटीमीटर रखें। दलहनी फसलें होने के कारण चने के बीज को उचित राइजोबियम टीके से उपचारित करने से लगभग 10 से 15% अधिक उपज मिल सकती है। चने में समय समय पर खरपतवार नियंत्रण भी करते रहें। वहीं अगर आप मसूर बोना चाहते हैं तो मसूर की उन्नत किस्में जैसे पूसा वैभव, पूसा मसूर 5, पूसा शिवालिक, गरिमा, वीएल मसूर 507, वीएल मसूर 1, वीएल मसूर 4, वीएल मसूर 103, वीएल मसूर 125 और वीएल मसूर 126 भी लगा सकते हैं। इसके अलावा मसूर की वीएल मसूर 129, पंत मसूर 7, HUL 57, शालीमार मसूर 1, अरुण, मल्लिका और जवाहर मसूर 3 भी आप लगा सकते हैं। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि रबी दलहनी फसलें कौन कौन सी हैं, उनकी कौन सी अच्छी किस्में हैं, किस तरह के उर्वरकों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके कोई सवाल है, कोई आशंका है तो आप हमें कॉल करें। 2 टोल फ्री नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञों से अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। बबीता जी, जैसा कि शरदकालीन फूलों की खेती हम बात कर रहे हैं, तो वो किसान जो कि इस बार मान लीजिए कोई किसान है वो सोच रहा है कि मैं फूलों की खेती करूं, तो उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? शरदकालीन में कौन कौन से अच्छे विकल्प हैं जिन्हें वो अपना सकते हैं और जो शुरुआती दौर में जिससे उसको बहुत ज़्यादा नुकसान भी ना हो और सीखने के लिए भी उसे एक अवसर मिले? देखिए, जैसे कि जो शरदकालीन में फूलों की खेती की बात है तो शरदकालीन भारत वैसे तो फूलों की खेती पूरे वर्ष भर की जा सकती है, लेकिन शरदकालीन का जो मौसम होता है इसमें आप कई प्रकार की फूलों की खेती कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो अगर हम गुलाब की खेती अगर कोई किसान करना चाहते हैं या पहले से कर रहे हैं गुलाब की खेती, तो जो इस टाइम सबसे अच्छा जो इनकी कटाई छटाई जिसको हम प्रूनिंग कहते हैं, उसका ये बहुत अच्छा टाइम है करने का। तो इस टाइम पे अगर जो लोग पहले से गुलाब की खेती कर रहे हैं तो उसके लिए उसकी कटाई छटाई का मतलब है कि आपको एक बार गुलाब के पौधे को जो है कि उसको भी आराम, क्योंकि गुलाब का पौधा जो है एक पेरिनियल वार्षिक पौधा है, तो उसको है कि थोड़ा सा उसको आराम देने के लिए, रेस्ट देने के लिए आप उसके लिए करना है कि उसको अच्छे शार्प
सिकेटियर या कैंची की मदद से जो है उसकी जो पुरानी सड़ी गली पत्तियां हैं या सूखी डंडियां हैं उनको काट देना है। और काटने के पश्चात जो उसकी जो मिट्टी है, अगर गमले में लगा है और अगर खेत ज़मीन पे लगाया गया तो उसमें लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर का उसके चारों तरफ आपको गड्ढा खोद करके और उसमें उसको अच्छा पोषण, जिससे कि वो आने वाले टाइम जब उसका जनवरी फरवरी का जो उसके पुष्पन का टाइम होता है उस वक्त वो अच्छे से फूल दे सके। तो उसमें उसके लिए आपको उसमें एनपीके के रूप में आप में उसको यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है 1 और 3 और 2 के अनुपात में दे सकते हैं। इसके अलावा उसमें आप सड़ी गली गोबर की खाद या फिर नीम की खली, बोन मिल और उसके साथ साथ कीटनाशी, कोई एक अच्छा कीटनाशी जो है मिला करके उसमें आपको उस गड्ढे में भरना है और उसके बाद उसको जो है ढक देना है। ढक देने के बाद उसमें हल्का सा उसमें सिंचाई करनी है। और उसके साथ साथ जो आपने कटाई की है, कटाई जो आपने उसकी डंडियां काटी हैं, जो उसकी सड़ी गली डंडियां पत्तियां हटाया है, वहां पर आपको एक डाई एथेन M45 का कवकनाशी होता है, उसका आपको पेस्ट उस पर लगा सकते हैं। नहीं तो उसमें क्या है कि डाई बैग जो बीमारी होती है वो आने का खतरा रहता है। बबीता जी कॉलर हैं अंकित चौहान है जिन्होंने उत्तर प्रदेश से में कॉल किया है। आइए बात कर लेते हैं। अंकित जी स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है। अंकित जी मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी सवाल बताइए। जी अंकित जी हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना प्रश्न बताएं। मैं बस अंकित जी आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा अपना सवाल बताइए। मैं ये सवाल हेलो हेलो सवाल है कि बहुत चाहते हैं तो होते हैं। जहाँ तक मुझे समझ आ पा रहा है ये फूलों की खेती करना चाहते हैं और कौन से फूलों की खेती करेंगे? अंकित चौहान है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। जी अंकित जी ये सवाल है आपका। हेलो शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब फूलों की खेती करना चाहते हैं ये, और तो अपने क्षेत्र के अनुसार किस फूल का चुनाव करें? जी जैसे हम आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से बात कर रहे थे अंकित जी, तो अगर वो शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये है कि आजकल तो फूलों की संरक्षित खेती भी हो रही है। विभिन्न प्रकार के फूल आप संरक्षण प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में उगा सकते हैं। लेकिन अगर वो शुरुआत कर रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले खुले क्षेत्रों से, मतलब ओपन फील्ड कल्टीवेशन जो है फूलों का, उससे ही शुरुआत करनी चाहिए। तो अगर शरतकालीन की बात करूँ तो इस टाइम पे वो गेंदा लगा सकते हैं, गुलाब की खेती कर सकते हैं, ग्लैडुलस की खेती कर सकते हैं। साथ साथ मौसमी फूल जो हैं उनके सीड प्रोडक्शन का काम भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से वो अपना जो पुष्प का व्यवसाय जो है वो शुरू कर सकते हैं। और आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में तो वो देसी गुलाब जो है, जिस तरीके से उसका एसेंशियल ऑयल, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है, उसका इत्र भी बनाया जाता है, गुलकंद, गुलरोगन बनाया जाता है, तो उससे भी वो अगर चाहें तो उस तरीके का व्यवसाय जो है शुरू कर सकते हैं। और बबीता जी उस क्षेत्र में फूलों की मांग भी, जहाँ तक मेरी जानकारी अच्छी है, गुलाब की और इसकी जो मांग है वो ज्यादा है, तो इसीलिए मैं उनका जो मांग गुलाब मार्केट के अनुसार जो है उनका व्यवसाय जो है वो इस तरीके से उसको शुरुआत किया जा सकता है। जी बिल्कुल। इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी रहेगा, आपकी कॉल्स का हमें इंतजार है, कहीं मत जाइएगा। एक बार फिर से चलते चलते आपको बता दें आज का हमारा विषय है शरतकालीन फूलों की खेती और साथ ही रबी दलहनी फसलों की उन्नत खेती। कहीं मत जाइएगा, छोटा सा ब्रेक। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको बता दें आज हम बात कर रहे हैं शरदकालीन फूलों की खेती और रबी दलहनी फसलों की उन्नत खेती के बारे में। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमारे इन टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कीजिए, देख सकते हैं आप, और अपने सवाल हम तक पहुँचाएँ, हमारे विशेषज्ञों तक पहुँचाएँ। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने हमें कॉल किया है। जालौन से जयप्रकाश जी हैं फोन लाइन पर। जयप्रकाश दुबे जी, स्वागत है आपका। जयप्रकाश जी बताइए क्या सवाल है। जयप्रकाश जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताइए। ये पूछ रहा हूँ मैं, सफेद मटर में कौन सी वैरायटी है जो हमें बोना चाहिए? बुंदेलखंड से रहने वाला हूँ मैं। जी, सफेद मटर में कौन से किस्म नहीं है? अच्छा ठीक है। आप जो है सफेद मटर में जो है प्रकाश है, विकास है, और एक और जो है IPFD 6-3। ये 6-3 जो है 2017 में नई प्रजाति निकाली गई है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर से। वैसे प्रकाश, विकास ये भी जो है ना, ये बौनी प्रजातियां हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं हैं। अगर आपको लंबी प्रजाति चाहिए तो एक आदर्श नाम की प्रजाति है, लेकिन ये सब प्रजातियां लगभग 10 साल से ज़्यादा पुरानी हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप IPFD जो है 6-3 जो है, जिसमें भी किसी भी प्रकार का जो पाउडरी मिल्ड्यू लगता है, जो सफ़ेद पूरा हो जाता है, फलियां हो जाती हैं, पत्तियां, सफ़ेद बुकनी जो रोग लगता है, तो उसके प्रति जो है 100% जो है ये प्रकाश, विकास ये भी अवरोधी है। और साथ ही साथ IPFD 6-3, IPFD 10-12, 10-12। लेकिन 10-12 में ये है कि ये इसका दाना थोड़ा सा हरा होता है, तो माने हरा होने के नाते इसका बाजार भाव थोड़ा अच्छा और मिलता है, क्योंकि हरे मटर की कभी कभी डिमांड ज़्यादा शहरों की तरफ होती है। तो सफ़ेद मटर के लिए यही प्रकाश, विकास, IPFD 6-3। और इसको आप भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर से संपर्क करके, चूँकि जालौन से जो कानपुर है वो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो आप वहाँ जरूर संपर्क करें। और इस समय बीज का बिक्री का समय चल रहा है और ज़्यादा लेट करने पर बीज मिलता भी नहीं है। तो किसान भाई अगर कल परसों में ही संपर्क कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, एक और कॉलर है, राम श्रिया जी हैं हमारे साथ, आइए बात करते हैं, छत्तीसगढ़ से फोन लाइन पर। जी बताइए राम जी, क्या सवाल है आपका? ये मैं के बारे में जानना था। जी मैं क्या अभी में क्या हो रहा है? राम जी आपका सवाल समझ नहीं पा रहे हैं हम, आपकी आवाज़ ठीक से आ नहीं पा रही है, तो हम आपसे यहाँ पर अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया नेटवर्क क्षेत्र में जाएं जहाँ से आपकी आवाज़ हम तक ठीक से पहुँच सके। आप सुन नहीं पा रहे हैं आपको? जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ जी। एक्चुअल क्या है, गुलाब का जो फूल है ना मैम वो काला पड़ रहा है, और उसका जो डंडी होता है उसमें ना थोड़ा धब्बा धब्बा हो रहा है, जिसकी वजह से उसका डंडी सूख रहा है। ठीक है, गुलाब की खेती आपने की है, गुलाब की फसल इन्होंने, गुलाब काला पड़ रहा है और चित्तियां हैं जो डंडी है गुलाब की, तो क्या जी हो सकता है कि आपके जो गुलाब के पौधे हैं उन पे ब्लैक स्पॉट, जो काला धब्बा रोग है, वो उसका प्रकोप हो सकता है। तो उसमें एक तो सबसे पहले है कि बहुत ज़्यादा पानी जो है आप अगर उचित निकासी वाला हो तो बनाइए, अगर पानी का उचित निकास होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें किसी भी कॉपर जो वाली फंजीसाइड जो है उसका आप उसमें करें, जैसे कि कैराथेन कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा कोई भी कॉपर बेस्ड कवकनाशी जो है उसका स्प्रे आप कर सकते हैं। जी, गणेश राज एक और कॉलर हैं जिन्होंने हमें उत्तर प्रदेश से ही कॉल किया है। जी गणेश राज जी, स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है? जी गणेश राज जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ हेलो मैडम, नमस्ते। जी नमस्कार। हेलो जी गणेश राज जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, क्या सवाल है आपका? मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे वो जो ग्रीन मटर आता है जी, वो जो ग्रीन बेली के नाम से बोलते हैं, जो सब्जियों में भी इस्तेमाल होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, वो सब्जी वाला मटर अलग होता है जी, वो सूखा ग्रीन होता है। अच्छा ठीक है। जो पीली मटर जैसा उसके बारे में जानकारी चाहिए थी कि कौन सा वैरायटी यहाँ पे अच्छा रहेगा, हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। ठीक है, यहाँ की जमीन के लिए। जी SK सिंह जी क्या बताना नहीं, बहुत अच्छा इनका सवाल है। मैं तो हमीरपुर में 15 साल जो है काम किया हूँ, आपके विदोखर
बिदोखर पुरई, बिदोखर में जो है काम किया हूँ, हेलापुर, अमृता, ये सब हमारे बड़े अच्छे गांव रहे हैं। और उन गांव में मैंने मटर की खेती, मसूर, चना। तो मैं आपको अभी मैंने जैसा कि बताया था कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर से 2014 में एक प्रजाति निकली है जिसका नाम है कि IPFD 10-12, जो कि मतलब कटने के बाद, पकने के बाद भी इसका दाना हरा होता है। चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं, जैसे कि हमारी सब्जी मटर बहुत ज़्यादा मीठी होती है, माने उसमें जो है ज़्यादा मीठापन होता है, इसलिए सिकुड़ जाती है। लेकिन ये जो प्रजाति है इसका दाना हरा भी रहता है और सिकुड़ता भी नहीं है, क्योंकि ये उतना मीठा नहीं होता है सब्जी की तुलना में। तो मैं यही आपको सलाह दूंगा कि आपके क्षेत्र के लिए IPFD 10-12 या भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर से संपर्क करें। केवल एक ही ये मात्र प्रजाति है जिसका दाना कटने के बाद जो है हरा रहता है, बाकी प्रजातियां तो उनका दाना सफेद रहता है, पीला पीला भी होता है। हाँ, तो इसीलिए मैं इसी प्रजाति को आपको संस्तुत करता हूँ। और हमीरपुर के लिए तो बहुत ही अच्छी है। हमीरपुर में चूंकि काली मिट्टी है तो वहाँ पर तो मटर 30-35 कुंटल प्रति हेक्टेयर एक पानी में बड़े आसानी से हो जाती है। जी, IPFD 10-12 आपने बताया, ये एक किस्म है जिसे आप अपना सकते हैं, जिसका चुनाव कर सकते हैं। रमाकांत जी एक और दर्शक हैं, आइए उनका हम सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, रमाकांत जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सर, जी सर। जी नमस्कार रमाकांत जी, बताइए क्या सवाल है। रमाकांत यादव जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर। जी मैडम जी, हम जो है गेंदे के फूल की खेती करना चाह रहे हैं, तो कौन सी चलिए शायद हमारा संपर्क टूट गया है। गेंदे की खेती की किस्म जानना चाह रहे हैं, लेकिन मैं दर्शकों से यहाँ पर अनुरोध करना चाहूँगी कि देखिए बहुत सारे कॉलर्स हमें कॉल मिला रहे होते हैं, और अगर आपका फ़ोन लगता है तो इस चीज़ का आदर करें। ऐसी जगह से आप कॉल करें जहां नेटवर्क ठीक हो, टेलीविज़न की आवाज़ आप पहले कम कर दें ताकि आपको हम सही तरीके से सुन पाएँ, आपके सवाल को अच्छे से सुन पाए, ताकि उसका जवाब उसी के अनुसार आपको दे सकें। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इन बातों का ज़रूर ध्यान रखेंगे। बबीता जी क्या बताना चाहेंगे आप? जी, गेंदे की खेती के बारे में ये बताना चाहूँगी कि जैसा कि गेंदे की बहुत सारी प्रजातियाँ जो हैं हमारे पूसा संस्थान द्वारा भी डेवलप की गई हैं, जिसमें कि 2 तरीके के गेंदे की प्रजातियां जो हैं आजकल व्यावसायिक तौर पे लगाई जाती हैं। एक तो अफ्रीकन गेंदा होता है और एक फ्रेंच गेंदा होता है। तो ज़्यादातर जो है कि अफ्रीकन गेंदा आजकल माला बनाने के लिए, और शादियों में देखते हैं कि शादी के सीज़न में माला है या और अदर डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इसकी जो मुख्य प्रजातियाँ हैं वो पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बसंती गेंदा, पूसा अर्पिता, पूसा बहार और पूसा दीप, ये 5 प्रजातियाँ हैं जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा डेवलप की गई हैं। और इनका जो बीज है वो हमारे यहाँ से पूसा संस्थान के सीड प्रोडक्शन यूनिट से ही प्राप्त किया जा सकता है। और अगर इसकी खेती वो करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है व्यवसाय है, क्योंकि गेंदा जो है आपका साल भर लगाया जा सकता है। आप उसका जाड़े में भी उसको लगा सकते हैं, शरद ऋतु में भी जैसे लगा सकते हैं, गर्मी में भी लगा सकते हैं, और बरसात के सीज़न में भी गेंदे की 3 फसल आप ले सकते हैं। तो गेंदा जो है एक अच्छा तो उनके क्षेत्र के हिसाब से यही बेहतर रहेगा। जी बाराबंकी से जैसे हमारे दर्शक थे ये। जी बिल्कुल। तो अभी आपने जाना कि गेंदे की अगर आप खेती करना चाहते हैं तो कौन कौन से अच्छे विकल्प आपके पास हैं। अब मैं डॉक्टर सिंह आपसे समझना चाहूँगी कि धान, मसूर, मटर के बारे में, जैसा कि आपने बताया कि इस सीज़न की ये अच्छी रबी सीज़न की दलहनी फसलें हैं, तो ऐसे में प्रजातियों का चुनाव, वैसे कईयों का तो आपने बता ही दिया है, लेकिन हम चने पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाए हैं। तो चने की कौन सी अच्छी प्रजातियाँ ले सकते हैं? देखिए, चने की जो प्रजाति है, चने जो है कई परिस्थितियों में उगाया जाता है। विशेष करके जैसे हम तो पूरे देश को लेके चलते हैं, मध्य प्रदेश जो है चने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद जो है हमारा महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पर राजस्थान आता है। तो देखिए, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़मीन जो है वो काली मिट्टी जो है ज़्यादा है, तो उसमें क्या है कि चिकनापन रहता है, तो उसमें पानी का जो प्रतिशत है, नमी का जो प्रतिशत अच्छा रहता है, इसलिए चना की वहाँ बढ़वार भी अच्छी होती है। तो वहाँ के लिए जो प्रजातियाँ हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ। एक तो सबसे अच्छी प्रजाति है जाकी 9218, और ये बहुत ही अच्छी प्रजाति है जो कि 125 से 130 दिन में तैयार हो जाती है। और
22 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है इवन असिंचित जो क्षेत्र है वहाँ भी, क्योंकि चने में पानी की जो भारी मिट्टी होती है या तो स्प्रिंकलर सिंचाई किया जाए या तो मतलब न सिंचाई किया जाए। अगर एकाक बरसात हो जाती है तो बहुत ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं होती है इसकी फसल को। जी जी, एक कॉलर है जयराम जी हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ से हमें कॉल किया है। जी जयराम जी बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ, दोमट मिट्टी में चना का अच्छा उत्पादन के लिए क्या करें। छत्तीसगढ़ से हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ से है तो बहुत अच्छी बात है। दोमट मिट्टी जो है चना के लिए बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा चिकनाईपन भी रहता है, तो उसमें जल धारण क्षमता भी बहुत अच्छी रहती है। तो मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि जो मैंने अभी बताया कि जाकी 9218 जो प्रजाति है ये बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा हमारे राजस्थान से 2-3 प्रजातियाँ निकली हैं जो कि विशेष करके वो गंगानगर से निकली हैं और छत्तीसगढ़ बिहार के लिए बहुत ही है। और नई दोनों प्रजातियां हैं पिछले 2017-18 में, एक GNG 2144 है और एक GNG 2171 है। ये GNG 2171 और GNG 2144 ये दोनों प्रजातियां आपकी 135 से 140 दिन में हो जाती हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो परिस्थिति है, विशेष करके आपके यहाँ धान के बाद ही जो है वो चने की खेती होती है, तो निश्चित ही है कि उसको आप 15 नवंबर के पहले किसी भी तरीके से उसकी खेती कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो विशेष करके देखिए दोमट मिट्टी तो अच्छी है, लेकिन चने की बुआई के लिए और भी तमाम चीज़ें हैं। उनका जो है बीज शोधन करना बहुत ज़रूरी, पहले फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर राइजोबियम कल्चर से, क्योंकि जो राइजोबियम कल्चर करने से ये होता है कि उनकी जो जड़ ग्रंथियाँ वो ज़्यादा बनती हैं, तो वायुमंडल का जो नाइट्रोजन है उसका यौगिकीकरण ज़्यादा करती हैं। साथ ही साथ उर्वरक का भी प्रबंधन करें तो अच्छा रहता है। 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 से 45 किलोग्राम फास्फोरस अगर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ आजकल सल्फर भी एक महत्वपूर्ण तत्व बन गया है, तो उसकी भी 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करने से तो ये सब चीज़ें हैं। और विशेष करके उकठा अवरोधी प्रजातियां जो मैंने बताया, इसमें विशेष बीमारी जो कि सूखने वाली लगती है, माने जब फूल लगने लगता है उसके बाद जब चना सूखता है तो उसको उकठा बीमारी कहते हैं, फली लगने समय तक इसके लिए जो मैं प्रजाति बताया जाकी 9218, 2171, 2144 GNG इनका प्रयोग करें। और साथ ही साथ आगे आने पर जो एक कीट प्रबंधन है, विशेष करके जो फली बेधक, फली छेदक जो बोलते हैं, वो कीड़ा सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। तो फूल की अवस्था में आने के पहले से ही तमाम जो है उपाय हैं। पहले उसमें फेरोमोन ट्रैप लगा दें जिससे कि उसका पूरी तरीके से मॉनिटरिंग हो जाए कि भाई उसका लार्वा आ रहा है। फिर हमारे तमाम बायोलॉजिकल प्रबंधन है, चाहे न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रस वायरस है, NPV जिसको कहते हैं, उसका प्रयोग करें। नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट जो बोलते हैं, जो नीम का जो सत का जो है ना, वो बीज का सत निकाल करके जो दुधिया कलर का हो जाता है, उसका 5% का घोल बना के छिड़काव करें। और जब ज़्यादा माने आप देखने लगे कि भाई करीब जो है 5 पौधों में अगर एक भी लार्वा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब कि उसका वो जो आर्थिक लेवल है उससे अब हानिकारक हो सकता है। तो हमको जो है तमाम ऐसी जो रासायनिक दवाइयां हैं उनका भी प्रयोग करके वो हमको फली बेधक का प्रबंधन करना चाहिए। कॉलर है जी, रामचंद्र वर्मा जी हैं जिन्होंने हमें कॉल किया है। आइए बात करते हैं। जी रामचंद्र वर्मा जी बताइए क्या सवाल है आपका। मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सुन पा रहे हैं। जी बताइए, सवाल बताएं। हमें गेंदे की खेती के बारे में जानकारी चाहिए। गेंदे की खेती के बारे में जानना चाहते हैं आप। खीरी उत्तर प्रदेश से हैं, ये भी गेंदे के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत सारी बातें तो हम बता चुके हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने अभी भी शायद हमें अभी हमारा कार्यक्रम देखना शुरू किया है। तो ये खीरी से हैं और ये गेंदे की खेती करना चाहते हैं, क्या सजेशन देना चाहेंगे? जी, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही गेंदे की प्रजातियां और इसके बारे में भी आपको बताया, तो इस टाइम पे भी जैसे मैंने बताया था पहले भी कि गेंदे की खेती जो है हम 3 गर्मी, बरसात, जाड़े तीनों सीज़न में हम गेंदे की जो है वो खेती कर सकते हैं। तो अगर अभी आप गेंदे की खेती करना चाहते हैं तो इस टाइम पे इसकी नर्सरी डालने का टाइम जो उपयुक्त टाइम है, जिसका जो फूल आएगा वो आपका फरवरी मार्च तक आपको प्राप्त हो सकता है। तो इस समय जो गेंदे की प्रजातियां, पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बसंती गेंदा और
और पूसा अर्पिता, ये जो है ये प्रजातियां जो हैं आप इनका इस्तेमाल जो है गेंदे की खेती के लिए कर सकते हैं। और गेंदे की खेती जो है वो ओपन पूरे खुले स्थानों पे की जा सकती है। इसके लिए आपकी हल्की दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान लगभग 6 से 6.5 हो, उस मिट्टी में आसानी से की जा सकती है। उसके अलावा भी जो इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं ये हैं कि उससे जब भी आप नर्सरी जहाँ पे डालते हैं तो वो भूमि भी आप अच्छे से उपचारित कर लें, फॉर्मेल्डिहाइड के 2% घोल से उपचारित करें, या फिर उसके बाद जब आप उसमें सीड डालने के बाद जब नर्सरी तैयार हो जाती है तो उसमें डैम्पिंग ऑफ बीमारी आने का भी खतरा रहता है, जो कि नर्सरी के पौधे जो हैं उसकी वजह से मरने लगते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो उस टाइम पे आप उसमें डैम्पिंग ऑफ के लिए डाइकोफॉल या इस तरीके का किसी भी उसका जो है या फिर कैप्टान या बाविस्टीन का स्प्रे करें, जिससे कि वो बीमारी ना आने पाए। और नर्सरी तैयार 1 महीने के पश्चात जब नर्सरी तैयार हो जाती है तो उसके बाद आप उसके पौधों का रोपण जो है 45 मीटर पंक्ति से पंक्ति और पौध से पौध जो है उसकी दूरी पे किया जा सकता है। उसके साथ साथ उसकी जो सिंचाई जहाँ पे कि पानी ना रुकने पाए ऐसे, और जो गर्मी और बरसात और जाड़े के हिसाब से जो सिंचाई है उसका ध्यान आपको देना है। चलिए, तो ये तो कुछ बातें हुई गेंदे की खेती से जुड़ी हुई, और बहुत सारे हमारे दर्शक जो हैं देखिए गेंदे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और हमें अच्छा भी लग रहा है कि बहुत सारे सवाल भी इससे जुड़े हुए आ रहे हैं। तो अगर आप भी गेंदे की खेती करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। इसी के साथ ही हेलो किसान में यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी बातचीत जारी रहेगी और आपकी कॉल्स लेने का सिलसिला बना रहेगा। छोटा सा ब्रेक। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। तो आज हम बात कर रहे हैं शरदकालीन कौन कौन सी फूलों की खेती है जिन्हें कर सकते हैं, फूल जो है जिनका चुनाव कर सकते हैं, और इस मौसम में दलहनी फसलें कौन कौन सी हैं उनके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सिंह, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे चने के बारे में आपने बताया, अब मैं आपसे समझना चाहूँगी कि किस तरीके से खेत की तैयारी करें, उर्वरक कैसे होने चाहिए, और पोषण सुरक्षा के लिए जैसे दलहनी फसलें बहुत ज़रूरी है, वही हमें इन फसलों में भी पोषण का पूरा ध्यान रखने की जरूरत रहती है। जी, उसी पर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दलहनी जो रबी फसलें हैं उनके बोने का ये बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। जी। तो जहाँ जहाँ पर मान लीजिए कि सितंबर के लास्ट में या अभी भी कई जगहों पर बरसात हो रही है, तो जहाँ मान लीजिए अभी 2-3 दिन पहले बरसात हुई है, तो किसान भाइयों को सबसे बड़ी बात तो ये है
कि उनको जो पलेवा हम लोग कहते हैं कि भाई प्री प्लांटिंग इरिगेशन माने बुआई के पहले पलेवा करना चाहिए, तो उससे किसानों को तो एक तो जहाँ जहाँ बरसात हो गई है या जहाँ पर भारी मिट्टी है पहले से नमी है, तो किसान भाई अब चूंकि तापक्रम में भी गिरावट आ रही है, तापक्रम लगभग 30 डिग्री से नीचे भी आ रहा है दिन का भी, तो किसान भाई अब चने की बुआई प्रारंभ कर दें। और बुआई के लिए विशेष करके इसके लिए बहुत अच्छा मतलब खेत का नहीं है कि भाई बहुत पुरानी कहावत है कि मैदे गेहूं ढेले चना, माने बहुत जिसे गेहूं के लिए बहुत अच्छा खेत तैयार करने की बात होती है। तो इसमें 1-2 जुताई मिट्टी पलट वाले हल से करके, और किसान भाई जो है आजकल तो ट्रैक्टर ड्रान जो है सीड ड्रिल आ गई है, सीड ड्रिल में एक तरफ जो है बीज और एक तरफ जो है खाद, दोनों को अलग अलग करके, जैसे आज मान लीजिए हमको नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा डीएपी के द्वारा हम दे सकते हैं। अगर डीएपी नहीं दे सकते हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट देते हैं, तो उसमें 16% फास्फोरस होता है, 12% सल्फर होता है, तो और अलग से हमको जो है यूरिया उसमें मिला करके। तो आज सीड्रिल से बुआई करना, सीड्रिल से बुआई करने से क्या होता है कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो चने में होती है 30 सेंट, जैसे अगर हल्की मिट्टी है तो उसमें लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं, लेकिन जैसे भारी मिट्टी है, हमारा बुंदेलखंड है या मध्य प्रदेश है जहाँ काली मिट्टी होती है, वहाँ क्योंकि वहाँ चने की बढ़वार बहुत ही अच्छी होती है, जमीन में तत्व होते हैं इसलिए बढ़वार अच्छी होती है। तो 45 सेंटीमीटर पर सीड ड्रिल को एडजस्ट करके माने एक छेद जो है ना सीड ड्रिल का बंद करना पड़ेगा, तब 45 सेंटीमीटर पर। तो इस प्रकार से किसान भाई जो है चने की बुआई में शुरू में जो है उर्वरक देना रासायनिक इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो स्टार्टर के रूप में जो हमारे जो पौधे उगते हैं उनके बढ़वार में जो है बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो किसान भाई ज़रूर ही उर्वरक का प्रयोग करके ही बुआई जो है पंक्ति में करें चने की। और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपका ये दाने के आकार के अनुसार जो है बीज की मात्रा चने में तय होती है। अगर मान लीजिए कोई 100 दाना है, उसका वजन जो है 15-16 ग्राम है, तो उसका बीज मुश्किल से 50 से 55 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। अगर वो 20 ग्राम से ऊपर है तो उसका 60 से 65 किलो। और हमारे ऐसी भी चना की प्रजातियां जिनका कि 100 दाना रखने पर 25-26 ग्राम जो है उसका वजन हो जाता है। एक कॉलर है जी, एक कॉलर है अमरेंद्र जी हैं जिन्होंने बिहार से हमें कॉल किया। अमरेंद्र जी बताइए क्या सवाल है। अमरेंद्र जी आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी जी मैं सुन रहा हूँ, टीवी कम कर। जी हाँ हेलो जी बताइए। हाँ हमारा सवाल है एक उस फूल के बारे में कि गुलाब की खेती क्या हम बरसात के सीजन में जिसमें वर्षा ज्यादा होती है उस समय उसका प्रबंधन क्या करें, या मेड़ मुमा बनाकर हम उस पर गुलाब की खेती करें ताकि जिसमें बारिश के मौसम में ज्यादा वर्षा होती है 2-3 महीने तो उससे बच सके, ऐसा कुछ। और दूसरा दलहन में हमारा एक सवाल है जी, इतना सारा रिसर्च होता है, काफी रिसर्च में खर्च भी करती है सरकार या जो भी करते हैं, लेकिन आज तक जो भी हमारे एक वैज्ञानिक महोदय ने कहा कि उकठा रोग का इन लोगों ने एक भी इलाज नहीं निकाल पाया। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे चना की। और इसके चलते हम अपने करीब करीब सब मिलाकर मेरे पास लगभग 25 बीघे खेत ऐसे हैं जो कि चना बोता था, और मैं डीडी किसान में एक बार सुना कि 4 साल से नया 6 साल तक उसमें नहीं बोई है दलहन, तो 6 साल मेरा पूरा। तो थोड़ा दोनों चीज पर प्रकाश डालें। और इस पर हम कहेंगे कि ये लोग रिसर्च डिपार्टमेंट से कम जरूर कहें कि उकठा रोग का कोई पक्का निदान निकालें, बड़ी कठिनाई है। बिल्कुल हम बिल्कुल अमरेंद्र जी आपकी हम बात को सुनकर समझ सकते हैं कि आप किस समस्या से गुजर रहे हैं, और हमारे वैज्ञानिक लगातार ऐसे प्रयास कर रहे हैं ताकि किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा लाभकारी जानकारी पहुंच सके और उनकी समस्याओं का निवारण हो सके। तो पहले हम चने के बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्टर सिंह क्या बताना चाहेंगे जो ये बता रहे हैं उकठा रोग? ऐसा नहीं है, हमारे 10 साल से ऊपर अनुसंधान हो गया है। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारी पहली जो प्रजाति थी वो 1993 में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश से निकली थी, जिसका नाम ही था WR जो है 315 जो है,
जिसको बोलते थे JG 315, माने जवाहर चना 315। WR इसलिए बोलते हैं, W का मतलब विल्ट, R का मतलब रेसिस्टेंट। 93 में ही उकठा अवरोधी। अब ये है कि अब उस प्रजाति का बीज आप चूंकि बिहार में है, अब आपको नहीं मिल पा रहा, तो मैं इसीलिए स्रोत बता रहा हूँ। जो मैं प्रजाति बताने जा रहा हूँ, जैसे GNG 2144, GNG 2171। अब ये जब हमारे बिहार के लोग अब वो उकठावरोधी प्रजाति नहीं विकसित कर पा रहे हैं, लेकिन और जो हमारे संस्थान है जहाँ चने का क्षेत्रफल ज़्यादा है, अब बिहार में तो क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है नहीं, राजस्थान में श्री गंगानगर में ये दोनों प्रजातियाँ जो 100% उकठावरोधी हैं। जी, मैं चाहूँगी एक बार फिर से आप उस किस्म के बारे में बता दें जो आपने बताया कि उकठा रोग उनमें समस्या नहीं आती। मैं बता रहा हूँ ना, एक तो GNG 2144, GNG 2171, ये दो प्रजातियां ऐसी हैं जिनमें कि बिल्कुल 100% मतलब किसी भी क्षेत्र में लगाने पर जहां उकठा का प्रकोप होता है, ये प्रजातियां, इसीलिए वैज्ञानिक अब क्या है कि उकठा बीमारी का तो कहते हैं भाई बीज शोधन कर दीजिए कार्बानडेंजिन से इतना ग्राम से, फिर राइजोबियम कल्चर, ये सब ये है कि उसकी जो इंटेंसिटी है 5% 10% ही उकठा बीमारी को घटाया जा सकता है। लेकिन ऐसी प्रजातियां ही क्यों न विकसित कर दे जाए जिसमें कि उकठा बीमारी ही न लगे। तो वैज्ञानिकों ने प्रयास करके इधर 10-15 साल में तमाम उकठा की प्रजातियां, चाहे मसूर हो चाहे चना हो, क्योंकि दोनों फसलों में उकठा एक बहुत ही जटिल कारक है जिसके कारण चना और मसूर की उत्पादकता प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रभावित होती है। तो वैज्ञानिक इसके जो ब्रीडर हैं स्वयं उकठावरोधी, अभी पूसा से दो प्रजातियां बहुत अच्छी निकली हैं। पूसा 10,216 ये भी नई प्रजाति है, और एक पूसा 4005 जो कि राजस्थान जैसे क्षेत्र है, असिंचित क्षेत्र है, तो विशेष करके असिंचित क्षेत्र में उकठा बीमारी ज्यादा लगती है। तो वहां पर जो मैं बता रहा हूँ पूसा 4005 ये पिछले 2 साल पहले निकली है, पूसा 10,216 भी 3-4, ये सब नई प्रजातियां हैं, इनका प्रयोग करके। बिल्कुल, तो अब आप समझ गए होंगे कि कौन सी प्रजाति आप अपना सकते हैं, और जिस समस्या से आप काफी परेशान हैं तो उसका भी अब निवारण हो जाएगा। दूसरा सवाल था आपका कि मानसून के सीजन में क्या गुलाब की फसल ली जा सकती है और क्या उसका प्रबंधन करें। मैं चाहूंगी थोड़ा कम शब्दों में बताएं क्योंकि ब्रेक का समय हो रहा है। मानसून के सीजन में, बारिश के मौसम में जी बरसात के सीजन में तो देखिए मैं आपको नहीं सुझाव दूंगी कि आप गुलाब की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो करें, क्योंकि गुलाब के जो लगाने का जो टाइम है वो अभी 15 अक्टूबर का जो टाइम होता है वो ही सबसे उपयुक्त टाइम होता है गुलाब के प्लांटिंग के लिए। जी बिल्कुल, यानी बारिश के मौसम में मानसून के समय पर आप गुलाब की फसल ना लें तो ही बेहतर है, लेकिन अगर आप इस बारे में विचार कर रहे हैं तो ये बिल्कुल उचित समय है, अब आप इसकी खेती करिए। चलिए, इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी हम लोग के साथ जारी रहेगा, आपकी कॉल्स का हमें इंतजार है। छोटा सा ब्रेक। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर PGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। कॉलर है हमारे साथ, शिवाजी हैं फोन लाइन पर। आइए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश से इन्होंने कॉल किया। हेलो हेलो जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शिवा राजपूत जी हमीरपुर से उत्तर प्रदेश से कॉल कर रहे हैं जी। बताइए सवाल क्या है आपका? सर मैं सफेद मटर के बारे में जानकारी चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं? मैम उसकी मतलब किस्मों के बारे में। सफेद मटर की किस्में वैसे तो बता चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दोबारा दोहरा देते हैं। 3-4 प्रजातियां हैं, जिसमें कि आदर्श एक ऐसी प्रजाति है जो कि थोड़ा इसका पौधा लंबा होता है, माने लगभग 85 से 90 सेंटीमीटर इसका पौधा जाता है। और 1-2 प्रजातियां ऐसी हैं जिनमें कि गुच्छों में फलियां लगती हैं। प्रकाश और विकास, इन दोनों प्रजातियां जो है ये करीब 55-60 सेंटीमीटर ही इनका पौधा, इससे बड़ा नहीं हो पाता है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि जो प्रकाश और विकास 2 प्रजातियां हैं, इनका अगर आप बीज भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में पता करके, वो लोग आपको स्रोत भी बता सकते हैं कि राष्ट्रीय बीज निगम, चूँकि उनके यहाँ से जनक बीज लेकर के वो भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके जगह पर और जो उत्तर प्रदेश जो बीज विकास निगम है वो लोग भी बीज पैदा करते हैं। ऐसा नहीं है कि दलहन संस्थान में, लेकिन उनसे बात करेंगे तो उनसे आपको पता लग जाएगा कहाँ कहाँ पर उनके जनक बीज जाते हैं। बाद में वो जनक बीज से जो है फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, जो बीज के प्रकार हैं लोग बनाते रहते हैं, प्रमाणिक बीज। तो आप इन 2 प्रजातियां जो है प्रकाश और विकास, ये दोनों सफ़ेद जो है बड़ा अच्छा इनका दाना चमकीला होता है। और उत्पादकता भी जो है ना, एक सामान्य खेत में अगर हम थोड़ा सिंचाई उर्वरक प्रबंध अच्छा कर दें तो 30-32 कुंटल प्रति हेक्टेयर आसानी से उत्पादकता मटर की प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि इसमें कोई विशेष प्रकार का कीड़ा या रोग भी, केवल वही सफ़ेद बुकनी रोग लगता है जिसको पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं। तो पाउडरी मिल्ड्यू जो रोग जो है वो अवरोधी है प्रजाति। जी जी बिल्कुल। तो ये कुछ प्रजातियां हैं जिनके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, दर्शकों ने जानना चाहा तो हमने उसके लिए आपके लिए दोहरा भी दिया है। बबीता जी, अब क्योंकि हमने काफ़ी सारे कॉलर्स जो गुलाब के बारे में जानना चाहते थे, गेंदे के बारे में भी, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ग्लैडुलस भी एक अच्छा विकल्प है जो व्यावसायिक फूलों की खेती करना चाहते हैं। तो इसके बारे में क्या बताएंगे? क्या उसके लिए भी यही सही सीज़न है? जी बिल्कुल। ग्लैडुलस जो है आजकल अगर हम व्यावसायिक खेती की बात करें तो उसमें एक बहुत मुख्य स्थान रखता है ग्लैडुलस। और ग्लैडुलस जो है वो कॉर्म्स, जिसको कि हम कंद कहते हैं, उसके द्वारा जो है इसका जो है प्रोपोगेशन जो है वो किया जाता है। और इसको कट फ्लावर के रूप में, कर्तित पुष्प कहते हैं जिसको, जिसमें कि उसको आप आजकल बहुत शादियों में या जो भी डेकोरेशन में आपके गुलदान में लगाने के लिए ग्लैडुलस का इस्तेमाल जो है वो आजकल व्यावसायिक तौर पे किया जाता है। तो इस टाइम अगर मैं बात करूं ग्लैडुलस की खेती की, तो ये बिल्कुल उपयुक्त टाइम है ग्लैडुलस की खेती करने के लिए। इसके लिए अगर आपका जो है कि उस सबसे पहले तो जो पानी जो है उसका उचित निकास होना चाहिए ज़मीन में, और जो भी आप उसमें अपनी उर्वरक क्षमता के हिसाब से उसमें आपको खाद और पोषण तत्वों का इस्तेमाल करना है। और जो कंद आपको उसके इस्तेमाल करने हैं वो लगभग उनका जो आकार होना चाहिए, जो हमको कहते हैं जिसका डायामीटर जो होगा लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर के कंद जो है उसके आकार का आपको कंद इस्तेमाल में लाना है। और उसको लगाने से पहले आपको बाविस्टीन से उसको लगभग 2% प्रति लीटर की दर से कंदों को उपचारित करना है, जिससे कि उसमें कोई भी कवक जो वाली बीमारियां होती हैं वो लगने का खतरा जो होता है उसमें कम हो जाता है। एक तरह से कवकनाशी की तरह काम करता और है। उसमें फिर उसको लगाने के लिए आपकी जो अभी जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया था कि उसकी जो पंक्ति से पंक्ति और जो लाइन से लाइन की दूरी है वो लगभग 15 से और 30 सेंटीमीटर के उसमें अनुपात में रखनी है। तो इस हिसाब से आप ग्लैडुलस की खेती जो है की जा सकती है। उसको जिस खेत में आपको लगाना है, आजकल किसान भाई जो हैं उसमें पहले सस्पेनिया, जिसको कि हम ढैंचा कहते हैं, उसमें नाइट्रोजन की आपूर्ति को पूरी करने के लिए उसकी खेती भी उसको पहले लगाते हैं, जिससे कि उसमें बहुत अच्छा जो है नाइट्रोजन का जो पोषण है वो उसको मिल जाता है।
जी बिल्कुल। तो अब आप समझ गए होंगे कि ग्लैडियस की अगर आप खेती करना चाहते हैं तो उससे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी बबीता जी ने बता दी हैं। और क्योंकि अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है तो डॉक्टर सिंह मैं आपसे अंत में चाहूँगी कि और कुछ बातें जो आपको लगता है कि चर्चा में निकल कर नहीं आ पाई है या फिर दर्शकों ने अभी तक नहीं मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि देखिए ये जो समय है सबसे ज़्यादा वो मसूर की बुआई का, क्योंकि मसूर जो है एकदम असिंचित दशा में लगभग 80 से 85% क्षेत्रफल में बोई जाती है मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड में। कुल जो इसका क्षेत्रफल है लगभग 80% इन्हीं दोनों राज्यों में है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और एरिया में। तो असिंचित दशा में होती है खेती। तो मैं किसान भाई जो है इसकी खेती विशेष करके 30 अक्टूबर तक किसान भाई अवश्य समाप्त कर लें तो इसको मतलब पूरा समय मिलता है, क्योंकि फरवरी तक मसूर पक जाता है। तो इसके लिए 2-3 प्रजातियां मैं बताना चाहता हूं जो कि इसमें भी उकठा बीमारी बहुत ज़्यादा लगती है। और असिंचित दशा एक ऐसी दशा है जिसमें कि ईयर आफ्टर माने हर साल उनके पास कोई विकल्प नहीं, जिसे हम बताते हैं कि फसल चक्र। तो फसल क्योंकि पानी नहीं है तो वहाँ पर गेहूं बो नहीं सकते हैं, तो उनको मजबूरी है कि मसूर पर मसूर बोना ही पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं बताना चाहता हूं कि एक तो IPL 316, एक IPL 526 और एक जो आज बात हो रही है पूरे देश में, अभी प्रधानमंत्री जी ने उस पर बहुत ज़्यादा प्रकाश डाला है, बायोफोर्टिफाइड वैरायटी। जी जी। तो बायोफोर्टिफाइड वैरायटी में एक तो भारतीय जो अपना ये संस्थान है IRI है उसकी एक वैरायटी है पूसा वैभव, और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान से 2018 में निकली है ये जो है IPL 220। ये IPL 220 बहुत ही अच्छी प्रजाति है जिसमें कि आयरन दोनों प्रजातियों में, चाहे पूसा वैभव हो चाहे IPL, दोनों में जो है ना आयरन रिच है। तो इन 3-4 प्रजातियां ये बहुत ही अच्छी हैं। विशेष करके बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में एक जवाहर मसूर 3 भी प्रजाति है जो कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से निकाली गई है। 3 प्रजातियों का बीज, चूंकि देखिए दाने के अनुसार इसका भी होता है। अगर छोटा मसूर है, जैसे कि एक मसूर है जिसको कि कहते हैं कि मालवी मसूर 157, ये प्रजाति जो है ये BHU जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उसकी द्वारा निकाली गई है। तो विशेष करके ये प्रजाति बिहार और वेस्ट बंगाल के लिए संस्तुत की जाती है, जहाँ पर कि छोटे दाने का मसूर। लेकिन जहाँ बुंदेलखंड या मध्य प्रदेश है यहाँ बड़े दाने का मसूर। तो इसलिए मैं किसान भाइयों को सलाह देता हूँ कि IPL 316, IPL 526, IPL 220 इन प्रजातियों का बीज भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान या और भी जो राज्य स्तरीय कृषि विश्वविद्यालय हैं और उनसे भी जा करके आप राष्ट्रीय बीज निगम से इनसे संपर्क करके इनका जो है बुआई किसी भी दशा में अगर 31 अक्टूबर तक कर देते हैं तो आपकी उत्पादकता जो है जो भी 20-25 कुंटल प्रति हेक्टेयर ज़्यादा से ज़्यादा होती है जी, तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिंह आपका भी, डॉक्टर बबीता आपका भी, आप स्टूडियो में आए और दोनों विषयों पर इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की। और बहुत सारे दर्शकों ने हमें कॉल किए, अपनी समस्याएं हमारे विशेषज्ञों के साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद जवाब देने के लिए। इसी के साथ ही आज के हमारे हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का विषय क्या है, यानी कल का हमारा विषय, आइए देखते हैं। कल का हमारा विषय है कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार। इसके साथ ही हम बात करेंगे समन्वित खेती में विभिन्न घटकों का समावेश। ये हमारे कल के 2 विषय हैं। अगर आप कोई सवाल हमारे कल के विषय से जुड़ा हुआ भेजना चाहते हैं तो आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आप फेसबुक के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि फेसबुक पर जाएं, सर्च में हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा, लाइक करें, फॉलो करें, अपने सवाल वॉल पर या मैसेंजर के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। और इससे भी आसान तरीका है हमारा हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर, टोल फ्री नंबर है ये 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं। और जाते जाते आपको बता दें कि अब आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए और जुड़ जाएं हमारे YouTube चैनल से। तो यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। जल की उपलब्धता के लिए भारत के समाज ने स्थानीय स्तर पर सुंदर प्रबंध किए हुए थे। देशज ज्ञान उन्हें विरासत में मिला था और उसी के साथ मिला था अपने पूर्वजों से संस्कार कि समृद्ध वर्ग को अपने क्षेत्र में जलाशयों की व्यवस्था स्वयं करनी है। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट एडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।